जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त अपनी क्लास की तरफ। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यहाँ पे पहले तो देखेंगे अपने उन सभी भाई बहनों को जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पुनीत तोमर कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, तो भैया आपको जय हिंद जय भारत। यहाँ पे हार्ट किड्स ये क्या कह रहे हैं, काजल शाह जय हिंद, तो बेटा आपको भी जय हिंद। और सर पीडीएफ भेज दो अंजुम लामा, बेटा उसके लिए मैंने आपको बोला है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और मैंने आपको रिप्लाई में लिंक शेयर किया भी होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, किसी से कोई पैसा नहीं लगना है। तो यहाँ पे सब अंजुम लामा, यहाँ पे देखो जीतू शेखर भी कुछ कह रहे हैं भैया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वेरी नाइस यूजर। और किशु कह रहे हैं हाय, तो हाय। मोहित कुमार किसी का आंसर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अजय पाल और रोहित गौतम शुक्ला, लोकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहो देखो लोकेश भाई, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर। और यहाँ पे देखो दिया भी गया है कि हमेशा सोच जीत की रखो, कामयाबी मिलना बिल्कुल तय है। अगर देखो अपने अंदर निगेटिविटी मत आने दो। मैं कहता हूँ ना कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की चीज़ है ही नहीं, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है दोस्त। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है। यहाँ पे इस देखो पुस्तकें, आज आपने उसका यूपीपी का पेपर देखा होगा जो भी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो अगर देखा हो किसी ने, मिला हो कोई जान पहचान वाला जो देखे आया हो, उसमें आप देखना कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं ना, इसमें से कितने क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। अजय जो भी मेरे साथ प्रॉपर जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। और देखो यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है वो याद रखना, ममता कालिया है, ठीक है। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है, ममता कालिया जी। और यहाँ पे देखो जो अरविंद दे रखे हैं इनसे भी ध्यान रखना, इनका एक पुस्तक है जादूनामा। कौन सी है, जादूनामा। तो जादूनामा को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जादूनामा आपको ध्यान रखना है। काकी माधव जी से तो मैंने आपको लगभग 2 से 3 बार बताया है कि ब्रेकिंग बैरियर बताया है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो पुस्तकें ज़रूर पूछी जाएंगी। और देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस ज़िले में किया गया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है और करंट भी आपसे देखो पूछा जाएगा, तो याद रखना वो ज़िला है सतारा। कौन सा है, सतारा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है, आप सीधा चैनल को भी खोल सकते हैं, जहाँ पे ये जीके जीएस लिख के आ रहा होगा ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अभी जब वीडियो देख रहे हो क्लिक करना है, आपका पूरा चैनल खुल जाएगा। चैनल पे यहाँ पे यही वाला आइकन लगा होगा, यहाँ पे लिखा होगा जीके जीएस क्यूज, यहाँ पे एक लिंक लगा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे सीधा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। और दूसरा वन मोर लिंक लिखा होगा, वो पता किसका है, वो मेरे टेलीग्राम, वो उसका इंस्टाग्राम का है, ठीक है। तो वो इंस्टाग्राम का है, अगर चाहो तो उधर भी जोड़ सकते हो। और यहाँ पे देखो आप कंटिन्यू क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ पे दिया है दूध मूल्य प्रति प्रोत्साहन किस राज्य से संबंधित है। ये जो दूध मूल्य प्रति प्रोत्साहन योजना है ये, और ये किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे योजना होना चाहिए था लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखो ये याद रखना, ये है उत्तराखंड से, ये योजना जो है ये किससे संबंधित है, उत्तराखंड से। और यहाँ पे देखो बिहार से, याद रखना बिहार से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश से एक योजना याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये आप मध्य प्रदेश से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सभी क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना ये 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से, देखो एक तो आपकी ये रबी की फसल हो जाती है, और दूसरी आपकी कौन सी होगी, दूसरी आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी जो है वो गर्मा फसल, याद रखना कौन सी, गर्मा फसल। तो यहाँ पे जो फसलों के प्रकार हैं वो कितने हैं,
3 है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1, 2, 3, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और एक याद हो आपको 143 अनुच्छेद पूछा जाता है, जिसमें क्या है, जिसमें राष्ट्रपति जी क्या मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा, मतलब जो मुख्य न्यायालय है उससे सलाह मशवरा ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो अनुच्छेद 55 जो दे रखा है, ये भी याद रखना है, ये राष्ट्रपति का चुनाव इसमें दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति जी का चुनाव। और ये अनुच्छेद 63 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये याद रखना है, इसमें ये संबंधित है, मतलब इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ऐसे ध्यान रखना है। और देखो अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए उन पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है और ये उससे संबंधित है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और देखो इसमें क्या, ये 4 साल बाद होता है, तो इसमें याद ध्यान रखना कि जो 2023 में हुआ था आयोजन, वो कहाँ हुआ था, तो वो याद रखना, वो हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। तो यहाँ पे कतर याद रखोगे 2023 हो जाएगा आपका, और 2027 में होगा वो कहाँ पर होगा, तो सीधा बताना है कि सऊदी अरब में होगा। कहाँ होगा दोस्त, सऊदी अरब में होगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने मॉरिशस के किस द्वीप में हवाई पट्टी का निर्माण किया है। भारत ने मॉरिशस के किस द्वीप में हवाई पट्टी का निर्माण किया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वो कौन सा द्वीप है। देखो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पता है इसका जो शुभारंभ है ना, वो किसने किया है, वो किया है हमारे मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो ये हमारे लिए देखो इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखना, आगा लेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। वेल में शासन किस अंग में होता है। देखो वेल में मैंने उस दिन आपको बताया था कि चैम्बर 4 होते हैं, मानव में भी चैम्बर 4 होते हैं। ये कौन होते हैं, ये स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी। और देखो और मैंने आपको बताया था कि जो और मछली होती हैं उनमें 2 चैम्बर होते हैं, सिर्फ वेल में 4 होते हैं, अदर में 2 होते हैं। और साथ में आपको मैंने और किस में बताया था, देखो आपको उसमें, हाँ, मेढक में बताया था, मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और ये एम्फीबिया के उसमें आते हैं, एम्फीबिया इन्हें बोलते हैं, ठीक है। जो मेढक हो ये कौन से वर्ग में आते हैं, जो मेढक हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं, तो याद रखना एम्फीबिया वर्ग, ठीक है, एम्फीबिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो है ये फेफड़ों से श्वसन करती है, ऑप्शन सी प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम कौन सा, LIC ना। तो यहाँ पे बताओ भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना ये सितंबर 1956 में हुई थी। तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 1 सितंबर 1956 हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें बेसिक बोलोगे आप। तो याद रखना जो रक्तदाब है वो कम हो जाता है, घट जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए ओडिशा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से दुधवा नेशनल पार्क ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान से रणथंभौर और दूसरा आपका घाना पक्षी विहार, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं राजस्थान से, ठीक है। और देखो यहाँ पे गुजरात से आपका एक तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा और दूसरा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, तो ये भी आपको गुजरात से भी ध्यान में रखना है दोस्त, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। अभी मैंने आपको फसलों के प्रकार बताए थे, अब रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखो इनमें से रबी की फसल जो है वो आपकी गेहूँ हो जाएगी। गेहूँ देखो सर्दियों में बोया जाता है, बोया कब जाता है, सर्दियों में बोया जाता है, काटा कब जाता है, गर्मियों में काटा जाता है। तो इसके साथ में जो भी बोया या काटा जाता है, इसके साथ में जैसे मटर है, राई है, तो मटर और राई मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो आपकी खरीफ की होती हैं, खरीफ की याद रखना, एक तो आपकी धान हो जाएगी, और जो मतलब बरसात के टाइम पे जैसे अभी, तो अभी क्या है, मक्का भी है भाई, है ना, अभी मूंगफली भी है, तो ये याद रखना है, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी। तो टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी गुजरात में, तो वो कौन सा शहर है, तो वो शहर कौन सा है, तो वो शहर याद रखना यहाँ पे धौलेरा हो जाएगा, जहाँ पर टाटा और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर अपना संयंत्र मतलब कि एक साथ में लगाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे याद रखना, जो देखो पहले तो प्रश्न का जवाब करा देते हैं, ऑप्शन सी पृथ्वीराज। इनके साथ में युद्ध हुआ था ना, कौन सा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था ना, याद हो आपको, कब हुआ था, तो बहुत ही इजी है, आपको पता होना चाहिए यार, 1191 और 1192 दो हुए थे। इसमें ये भाई हार गया था मोहम्मद गौरी, और इसमें ये पृथ्वीराज हार गए थे। तो याद रखना है, ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे दिया है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका जो है बिल्कुल सही जवाब। और ये आपको मैं बता दूं कि ये भाई जो ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर वाला, ये पहला ऐसा स्थापित है जैसे बोलोगे व्यावसायिक व्यवसाय करते हैं ना, तो जो पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र है ये पहला है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है ये 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में हुई थी। तो ऐसे आप याद रखना, ये व्यवसाय मतलब पहला जो व्यवसाय के लिए था ये पहला था, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, तो याद रखना ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपने 24 जनवरी 1950 टिक किया है तो दोस्त गलत हो गया है, क्योंकि ये जो डेट और सन है, ये जो दिन है, ये आप याद रखना कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था। कब, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने। तो चलते हैं फिर अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है, इनमें से बताना है कि कौन सा वो राज्य है। तो याद रखना है यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो असम नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश होगा। यही तो गलत हो रहा था, यहाँ पे जो सही जवाब है वो आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि 1953 में बना था। 1953 में ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ये याद रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो तमिलनाडु में क्या पाया जाता है, तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। असम में क्या पाया जाता है भाई, चाय पाई जाती है ना। केरल में रबड़ पाई जाती है, और और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। पहले तो अपनी लाइन देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कितना भी कोई कमज़ोर हो, अगर मन लगाकर मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। 100% जो सोचा जा सकता है वो किया भी जा सकता है। 110% ये
राइट है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हो, देखो आप एक बार प्रेजेंट लगा देना यार, लाइक आप लोग बहुत अच्छे से दबा रहे हो लाइक वाला बटन, तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहना है। और जो पुराने दोस्त हैं वो तो प्रॉपर लाइक करते ही करते हैं, और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको 50 क्वेश्चन और प्लस आपको 50 क्वेश्चन की रोज़ PDF, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम आते आते ये 50 की जगह 100 हो जाए, ठीक है, और 100 आपके यहाँ पे PDF के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगना है, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और यार इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो यार, इससे तो वायरल कम से कम कराना ही है ना। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। ये आपका देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये आपका करंट का है, और इसे नोट कर लो, 13,874। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13,874 आपका सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैं आपको रोज़ मुख्यालय करवा रहा हूँ, रोज़ बताता हूँ, शायद इसीलिए कि आपको रट जाए, क्योंकि पेपर में एक ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, मतलब कि ऑप्शन ए दिल्ली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो चर्च गेट में याद रखना, चर्च गेट कहाँ, मुंबई चर्च गेट और मुंबई वीटी, दो मुख्यालय है ना, तो याद रखना चर्च गेट वाला बताओ तो याद रखना कि वो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, कौन सा, चर्च गेट। और कोलकाता जो है ये याद रखना ये पूर्व रेलवे का है, ये पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और यहाँ पे देखो जो जयपुर दे रखा है, जयपुर याद रखना है ये उत्तर पश्चिम रेलवे का है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर है। तो यहाँ पे सभी को ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो ये आप नोट कर लो, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो अयोध्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। और मुझे लगा कि इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, तो हो सकता है पूछ ले कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो आप तुरंत बता देंगे सरयू नदी के, किसके, सरयू नदी के। लेकिन अगर पूछ लिया सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन स्थल क्या है, तो आप याद रखेंगे वो है अयोध्या। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए हमारे राष्ट्रपति जी आपका सही जवाब हो जाएंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको पता होना चाहिए कब लगाया था और किस, मतलब कब लगाया था और किसने लगाया था। तो यहाँ पे किसने पूछा है तो हम बताएंगे हेनरी बैक्वेरेल। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा सही जवाब। और इन्होंने कब लगाया था तो वो भी याद रखना 1896 में लगाया था। कब लगाया था, 1896 में लगाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और आपको याद हो इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है ना। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो याद रखना 1901 में हुई थी। कब हुई थी, 1901 में हुई थी। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना तांबा, जस्ता और निकिल, मतलब कि ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना जो तांबा है ये 60% पाया जाता है, और जो निकिल है, जस्ता है वो 20% पाया जाता है, और निकिल भी आपकी 20% ही पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो टोटल 100 हो गया ना। तो याद रखना कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है, तांबा, जस्ता और निकिल, तांबा, जस्ता और निकिल, 60-20-20 ऐसे ध्यान में रखोगे ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे यार दिया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सैफ डी, कौन, सैफ डी किसे नामित किया गया है। यहाँ पे ये सैफ डी जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको सैफ डी पता होना चाहिए। क्वेश्चन लंबा है लेकिन मतलब किससे है, सैफ डी से। अब सैफ डी किसे नामित किया गया है, सत्यप्रकाश सांगवान। ऑप्शन ए सत्यप्रकाश सांगवान, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है। सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहने का मतलब ये है। आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए
तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो याद रखना ये केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है, याद रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जो तमिलनाडु दे रखा है, इससे भी याद रखना तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव बनता है। कौन सा? जल्लीकट्टी। तो जल्लीकट्टी जो है ये कहाँ बनता है? तमिलनाडु में बनता है। और देखो पश्चिम बंगाल में वो मनाया जाता है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, गंगा सागर है ना, तो गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही तो वो है क्या, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। और देखो यहाँ पे याद रखना, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई याद रखना, जो कि मैं रोज़ बताता हूँ, 2900 किलोमीटर, और गंगा की 2525 किलोमीटर है ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? देखो जितने भी जलप्रपात हैं भारत के अंदर सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये नदी है नर्मदा। अगर यहाँ पे आपसे स्टेट पूछ लेता, अगर आपसे प्रदेश पूछ लेता, तो आप क्या बताते? तो याद रखना मध्य प्रदेश। वो कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर, याद रहेगा ना। और देखो शरावती पर वो है कौन सा? जोग या गरसोप्पा। जोग जो है ये कहाँ है? ये शरावती नदी पर है। और कावेरी नदी पर कौन सा है? तो इस पे है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है, याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था और मुझे लगता है कि ये किसी न किसी एग्जाम में और कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का जो अवशोषण है वो शरीर के किस अंग में होता है? आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपने क्या सोचा है? क्या आपको लग रहा है सही जवाब? देखो कमेंट बॉक्स में करो यार, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो सही जवाब आपका हो जाएगा छोटी आंत। भाई सबसे ज़्यादा जो है अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। वैसे तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य है, किस वर्ष जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ये है क्या, ये पता होना चाहिए ना। तो पहले तो याद रखना कि ये 2002 में जोड़ा गया था और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब आपको याद आ गया होगा कि भैया आप बात कर रहे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की। तो हाँ जी, मैं यही बता रहा था। और देखो यहाँ पे अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी एक क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये कभी नहीं बदलती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बता दो मुझे कि क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, कौन सी सूची के, तो भैया वो हमेशा समवर्ती सूची ऑप्शन बी रहेगा सही जवाब, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये करंट का क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि बदल जाए। ये जो करंट का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री देने का प्लान है? तो भैया ये देखो ये हो सकता है कि चेंज हो जाए क्वेश्चन, लेकिन ये अभी पूछा जा सकता है। करंट का है ना, याद रखना 300 यूनिट। ऑप्शन बी सही जवाब 300 यूनिट हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है? तो अब यहाँ पे क्या दिमाग दौड़ रहा है कि कोई तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब आप इसका जवाब करो और तब तक मैं आपको चलो एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं पता है सोनू शर्मा जी को बहुत लाइक करता हूँ। और उनकी एक लाइन मुझे याद आई कि वो कहते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। तो बाकी में आप अकेले जमाने के लिए काफ़ी हैं। और जैसे मैं बोल देता हूँ कभी कभी कि भैया मैं आने वाले टाइम में ब्लैक थार लूँगा, है ना। अब बहुत से लोग मजाक करते हैं, हंसी मनाते हैं, तो उनके लिए एक लाइन है कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ।
है ना। तो फिर बिल्कुल और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार करते हुए चलो। और यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। जैन सूत्र, भैया देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक बार गूगल पे सर्च करना और जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हुए मिलेंगे डालना कि जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन या बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन, यूट्यूब या गूगल कहीं भी डालना, वहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिखें उन्हें एक बार आप पढ़ जरूर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आएगा जरूर। अब यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना, ऑप्शन सी 18 हो जाएगा। कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है जैन सूत्र में, 18 आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 1927। क्या हो जाएगा, 1927, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो मैं आपको बताऊं ये कहाँ से, ये मुंबई से हुआ था। कहाँ से, मुंबई से हुआ था। और शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि मुंबई और कोलकाता। तो आप फिलहाल मुंबई को याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में मुंबई मिलेगा। और देखो याद रखना कि 1937 में इसे फिर पता है क्या कर दिया गया था, इसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। क्या, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। और 1957 में इसे क्या कर दिया गया, फिर इसे कर दिया गया आकाशवाणी। आपने बहुत सुना होगा, मैं तो गांव में बहुत सुना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, आप सुनने वाले हैं हेलो फरमाइश। तो चलिए आपका स्वागत है और ये हमारी पहली कॉल है, तो इस तरीके से बोलते हैं ना। तो याद रखना है आकाशवाणी 1957। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं भी कुछ भी कर लेता हूँ यार। देखो यहाँ पे दिया गया है राकापोशी सर्वोच्च शिखर स्थित है। राकापोशी सर्वोच्च शिखर जो है वो कहाँ स्थित है, क्या ऊंचाई है इसकी, पता होना चाहिए ना यार। याद रखना है कि वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में, ऑप्शन सी यहाँ पे लद्दाख श्रृंखला या लद्दाख पर्वत आपको मिलेगा। इसकी अब ऊंचाई की अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट हो जाएगी, याद रखना बहुत ही ईजी है, 7788। कितनी है, 7788 मीटर। अब याद रहेगा ना, 7788 मीटर या फिर 7788 मीटर। अब मुझे नहीं लग रहा कि राकापोशी सर्वोच्च शिखर की कभी भी हाइट भूलोगे, है ना। और देखो याद रखना कि ये जो राकापोशी सर्वोच्च शिखर है ये विश्व का 27वां सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 27वां इसका जो स्थान है सबसे मतलब बड़े में 27वां आता है। ऐसे आपको याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, क्या बात है बैक हो जाता बार बार। यहाँ पे दिया है विट्रेन की मुद्रा का नाम क्या है। विट्रेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखना। आज मैं देख रहा था, एनालाइज देख रहा था फर्स्ट शिफ्ट का, मैंने उसमें देखा कि ये भी इससे यहाँ से भी मुद्रा से भी क्वेश्चन आए थे, है ना। तो मैं इसीलिए आपको करवाता हूँ, मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे। तो याद रखना विट्रेन की मुद्रा का नाम पाउंड है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और यूरो जो है ना, ये यूरो पता क्या है, जो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है ना उसे यूरो बोलते हैं, जो कि ऐसे याद रखना है। देखो मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ, जो यूरोपीय संघ है ना उसमें जो भी देश आते हैं उनकी जो आधिकारिक मुद्रा है उसे यूरो कहते हैं। और डॉलर तो अमेरिका का है, ठीक है, ऐसे याद रखना। डॉलर कहाँ, अमेरिका से संबंधित है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में होगा। ये देखो जरूर पूछा जाएगा, है ना। और अगर कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कल परसों में पेपर है, तो इसको क्वेश्चन को एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि देखो बांग्लादेश में अभी गड़बड़ मचा हुआ है, तो वहाँ पे तो अब होने वाला नहीं। तो याद रखना इसे UAE ऑप्शन ए। और वो जो जहाँ पर इसका आयोजन होगा ना वो सिटी कौन सी है, देखो वो, हाँ वो जो सिटी है वो कौन सी है, वो है दुबई। कौन सी है, दुबई है। वहाँ पे वो कौन छोटे भाई बड़े भाई है ना, वो कौन सा टेलीकॉम है, जमजम टेलीकॉम नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा था। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना वो है पढ़नी जी। कौन है, पढ़नी, ऑप्शन बी। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट में डालो। अबुल फजल, याद रखना इसने अकबरनामा लिखा था। क्या, अकबरनामा लिखा था। और गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था। क्या लिखा था, हुमायूंनामा। और देखो मैगस्थनीज से इंडिका याद रखना, इंडिका जो है ये मैगस्थनीज से याद रखना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एफिल टावर कहाँ स्थित है, एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो एफिल टावर तो वहीं है, कहाँ पर,
जहाँ भी वो हुआ था, क्या कहते हैं, ओलंपिक हुआ था, याद आया, पेरिस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस होगा यार। कुछ लोग तो इनमें से कोई नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है, ये पता है कब बना था, बताओ, ये जो है इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना 1887 में स्टार्ट हुआ था और फिर ये 89, ठीक है, 89 तक हो गया था। और इसके जो डिजाइनकार थे ना वो भी देखो, नोट कर लो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखना उनका नाम था सर गुस्ताव एफिल। क्या था, सर गुस्ताव एफिल, और इन्हीं के एफिल के ही नाम पर एफिल टावर हो गया, है ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी है और वो कहाँ स्थित है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ और नेक्स्ट भी आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं हर एक बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। और यहाँ पे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, समय नहीं बर्बाद करना है यार ज़्यादा। और यहाँ पे देखो दिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री जो दिवस है वो मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे सही जवाब आपका 3 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 जुलाई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और जैसे कि 1 मई को श्रम दिवस, 15 मई को परिवार दिवस, है ना। अब यहाँ पे दिया है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, इसका एक और भी नाम था, पता है, वर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट आया था इसका एक और भी नाम था। पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे लिटन, कौन, लिटन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और इसे पता है गैंगिंग एक्ट भी कहते थे, क्या, गैंगिंग एक्ट। तो गैंगिंग एक्ट तो बोलते ही थे, लेकिन ये कब बना था, 1878। ये जो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है ये कब लागू हुआ था, 1878 में। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो इम्पोर्ट, देखो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो होते हैं ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना। जैसे यहाँ पे ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, जो इम्पोर्ट होता है मतलब कि कुछ आता है, और एक्सपोर्ट होता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, कुछ जाता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आयात और निर्यात, है ना, आयात और निर्यात तो हिंदी में पता होगा ना। तो बस वही याद रखना कि जब कुछ आता है, ठीक है, उसे इंपोर्ट बोलते हैं, अगर हम किसी देश को कुछ देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ, भारत ने किया है हाल ही में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, करंट का क्वेश्चन है, याद रखना, जापान ने। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जापान आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये देखो, जो बड़े बड़े राजकाज हैं ये कौन करता है, तो ये तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन बी, जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। और ये पता है आपको, जो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है ये संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल में है, ये भी आप देखो याद रखना भाई, ये भी आपको याद रखना है, ये भाग 15 में है, भाग 15 में है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 324 से आपको 329 तक मिलेगा, 324 से 329 तक मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो नेक्स्ट है यहाँ पे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। ये नृत्य और उनसे संबंधित राज्य, उनसे संबंधित लोग, कलाकार आपको याद रखने हैं दोस्त। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और यहाँ पे जो भरतनाट्यम है ये कौन से राज्य का नृत्य है, आप बताइएगा। तो याद रखना तमिलनाडु, किसका, तमिलनाडु यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कथक से याद रखना आपके एक तो बिरजू महाराज हैं, एक तो लक्ष्मू महाराज हैं, और अगर महिलाओं में बात करें तो मुझे एक ही याद आ रही हैं अभी, सितारा देवी। कौन, सितारा देवी, याद रहेगा ना। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और देखो यहाँ पे मोहिनी अट्टम याद रखना, जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का है, ये केरल का है। और मोहिनी अट्टम से संबंधित आप याद रखना रागिनी देवी, कौन, रागिनी देवी, ठीक है ना।
मोहिनी और रागिनी, ऐसे याद रखना, मोहिनी अट्टम से और रागिनी देवी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना वर्ष क्या है? अगर आप लोग अभी स्कूल में जाते हैं तो एनसीसी अगर मिल जाए ना, जिसको भी सेना में जाना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, तो याद रखना आप एनसीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए एनसीसी ज्वाइन। और एनसीसी की जो स्थापना वर्ष है वो याद रखना 1948 है। इससे पता क्या है, इससे एनसीसी ज्वाइन करने से आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, अनुशासन बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन होता है वही जीवित है, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे 1948 में हुआ था, डेट थी 16 जुलाई। क्या थी? 16 जुलाई। तो जुलाई आपको ध्यान में रखना है, 16 1948। और यहाँ पे देखो 1962 में आईटीबीपी की हुई थी, आईटीबीपी की हुई थी। और 1965 में तो ये ज़रूर याद रखना है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? देखो खिलाड़ी ज़रूर याद रखना है, खिलाड़ी पूछ सकता है। अब आप क्या बताएंगे कि बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? तो वो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कितनी? 9 होती है। और देखो ये एक जो है ये गोल्फ याद रखना, गोल्फ जो है ये आपको याद रखना है, जो गोल्फ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो 4 हैं, ये 4 किस खेल में खेलते हैं? तो याद रखना पोलो में। किसमें? पोलो में। अब पोलो खेलते ही किसकी मृत्यु हुई थी? खुर्रम की। खुर्रम कौन था बताओ? खुर्रम किसका नाम था? जहांगीर या शाहजहां? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ। चौथा ऑप्शन देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, है ना। और देखो गोल्फ तो एक हो ही जाएगा, और शतरंज का जो खेल होता है ना, उसमें भी एक तरफ एक ही बैठा होता है ना। और जो बास्केटबॉल होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें 5 होते हैं। और जो कबड्डी है उसमें 7 होते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, है ना? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, किसी कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किस होता है यहाँ पे, किस कारखाने की स्थापना? यहाँ पे किसी कारखाने लिखा है, तो किस कारखाने की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो याद रखना भिलाई, राउरकेला और दुर्गपुर। तो इनमें से यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ये सभी। क्या होना चाहिए था? ये सभी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना दोस्त। और मैं आपको बताऊं, अगर ना पता हो तो याद रखना, ये जो भिलाई है ना, ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? पता है कि आपको? नहीं पता है तो याद रखना, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था तो वो भी आपको जानना जरूरी है, मुझे लग रहा है कि आपको बताया जाए। तो याद रखना ये 1959 में स्थापित किया गया था, याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे एक और याद रखना कि जो राउरकेला है ये किसके सहयोग से? तो ये हुआ था जर्मनी के सहयोग से। और ये कब किया गया था? तो ये भी 1959 में ही स्थापना की गई थी। दुर्गपुर जो है, दुर्गपुर याद रखना ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। किसके? ब्रिटेन के। और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो याद रखना 1962 है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ये सभी हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो याद रखना जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने कब किया था? तो याद रखना 1837 में किया था। कब किया था? 1837 में किया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अब मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखना ये 1972 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1972। और इसकी जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी। जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी, लेकिन दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 1972 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी आपको बताया आपने सभी प्रश्नों को नोट किया होगा। और देखो मैं 1 मिनट का समय मांगूंगा, बस रुक जाना। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो, और क्योंकि आपको भाई का सपोर्ट करना है तो आपको करना ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब। और देखो पता है आपको मैं बताऊँ कि मैं जो आपको 50 क्वेश्चन देता हूँ उसके साथ में 50 फ्री पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। जो पीडीएफ देता हूँ फ्री, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अपने फ़ोन के, और टेलीग्राम को लॉगिन कर लो। वहाँ पे मैंने आपको देखो रोज़ बताता हूँ कि मैं
कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में लिंक शेयर कर देता हूँ, जो भी मुझे कमेंट करता है। अगर आप किसी का भी कमेंट चेक करेंगे किसी भी क्लास में, आपको ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे मैंने लिंक जो शेयर किया होगा। आप सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ देखो अभी 500 स्टूडेंट नहीं हुए उसमें 300 प्लस हो गए हैं, ठीक है। 500 तक मैं चाहता हूँ कि इस मंथ में 500 कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आप जितने ज़्यादा लोगे, बिल्कुल फ्री है यार, किसी को कोई पैसा नहीं पड़ रहा। और दूसरा, आप दूसरे तरीके से चैनल को खोल के और यहाँ पे जाके जीके जीएस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करोगे, खुल जाएगा चैनल। वहाँ पे लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, देशी फ्रॉम गाँव वाला, वहाँ पे एक लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करोगे सीधा ज्वाइन हो जाएगा। वन मोर लिंक जो है वो मेरा इंस्टाग्राम का है, अगर वहाँ जाओ तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और आज का अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।